स्वागत है आपका लर्नवे सुमित फार्मेसी चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7th सेमेस्टर और सबसे पहला जो सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, हम इसी से शुरुआत करेंगे और ये हमारा मेजर सब्जेक्ट है। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा लेकिन बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो सारी चीज़ें हमने इसके जो ब्रीफ में हमने इससे जो पहले वीडियो आया था तो इसमें सारी चीज़ों के बारे में हमने समझ लिया था, कितने सब्जेक्ट हैं, क्या पढ़ना है, कितने प्रैक्टिकल्स हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमने ब्रीफ में जान लिया था, लेकिन आज हम शुरू करेंगे डिटेल अपनी स्टडी। तो सारी यूनिवर्सिटी के लिए उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा जो सभी के लिए काम में आ जाए, यानी हर जो टॉपिक है उसको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा, उसका कोई भी पार्ट मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस और इसमें 5 यूनिट है और हर यूनिट में आपको एक ही चीज़ पढ़नी है, वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अलग अलग जो मेथड रहते हैं जैसे यूवी विजुअल, ठीक है, और एक हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी रहता है। तो इसी तरह से हमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपी को ही अलग अलग तरीके से पढ़ना है। तो हर यूनिट में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है और जो सबसे पहला यूनिट हम इसी से शुरू करेंगे। और पहले यूनिट में आपको यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है। इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी बीयर एंड लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है, उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे, उसका डेरिवेशन और डेविएशन भी देखेंगे और साथ में किस तरह से की जाती है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके सारी चीज़ों के बारे में, उसके जितने भी मेथड होते हैं, जो भी इसके प्रिंसिपल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन सभी के बारे में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सेकंड जो टॉपिक इसी में आता है यूनिट 1 में, वो फ्लोरीमेट्री का है, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम शुरुआत करेंगे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो नोट्स वगैरह हैं वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा सारे के सारे अच्छे तरीके से, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके पढ़ लेना। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चैप्टर का जो सब्जेक्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, तो इसमें एक वर्ड है हमारा एनालिसिस। तो पहले हम इसे समझ लेते हैं कि एनालिसिस करना किस चीज़ का है इसमें। तो बाकी हमने अलग अलग मेथड पढ़े थे काफ़ी टाइम पहले, जो हमारे अदर जो सेमेस्टर थे, तो उसमें हमने टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो यही जो है एनालिसिस के अलग अलग मेथड रहते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, यानी जो अलग अलग तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मशीन्स होती हैं, उनके थ्रू हम जो है एनालिसिस को करेंगे। और एनालिसिस किस चीज़ का करना है आपको इस सब्जेक्ट में, तो एनालिसिस हमको करना है ड्रग्स का, ठीक है। तो सपोज हमें कोई अननोन जो सैंपल है वो ड्रग का हमें मिलता है, तो हम जो है कैसे पता लगाएंगे कि इसमें कितना % ड्रग है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी कितनी क्वांटिटी इसमें प्रेजेंट है, यानी परसेंटेज कितना है इसमें ड्रग का है। तो उन सभी चीज़ों के लिए हम क्या अलग अलग मेथड्स को यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल मेथड जिन्हें हम बोलते हैं, तो उसी से हम जो एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड है एनालिसिस, तो इससे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आपको जो हर वर्ड का जो मतलब पता होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल क्लियर है तो आपको जो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो अपने मन से बनाकर भी लिख दोगे। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है इस सब्जेक्ट को, क्योंकि रटने के लिए इसमें बहुत कुछ है और आप जो इतना रट भी नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस है और थोड़ा सा टफ भी रहेगा, क्योंकि ये थोड़ी समझने वाली चीज़ है, थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। तो आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसान तरीके से पढ़ पाओगे। तो एनालिसिस समझते कि एनालिसिस होता क्या है। तो कई बार आप कुछ बाजार से खरीदने जाते हो, तो आप दुकान पे जाके आप उसे चेक करते हो, उसकी क्वालिटी देखते हो, ठीक है, और आप जो पैसे खर्च कर रहे हो उसमें आपको कितनी चीज़ मिलती है, तो उसकी आप क्वांटिटी भी चेक करते हो, यानी दोनों चीज़ों का आप एनालिसिस करते हो। उसकी क्वालिटी भी देखते हो कि उसकी गुणवत्ता कैसे, उसकी क्वांटिटी भी देखते हो कि वो कितनी ज़्यादा आपको मिल रही है, ठीक है, कि कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। तो लेट सपोज आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप बाज़ार से बर्गर ख़रीदने गए, ठीक है। अब जब आप बर्गर ख़रीद रहे हो तो पहले आप उसकी क्वालिटी चेक करोगे कि आप जितने पैसे खर्च रहे हो तो उसमें आपको कैसी क्वालिटी मिल रही है, कहीं आपको बेकार चीज़ें उसमें यूज़ तो नहीं की गई हैं बनाने के लिए। तो आप पहले उसकी क्वालिटी चेक करोगे, उसमें वेजीज वगैरह यूज की गई हैं तो वो कैसी क्वालिटी की है, ठीक है, तो सड़ी हुई तो नहीं है, ठीक है, जो चीज़ वगैरह उसमें यूज किया गया है, तो वो सारी चीज़ें आप उसकी क्वालिटी चेक करोगे, हर जो सामान जो उसमें यूज किया गया है। नेक्स्ट आप उसमें देखोगे कि आपको कितनी क्वांटिटी मिल रही है। आपने 100-150 रुपये जो भी आपने खर्च किए हैं, तो उसमें आपको कितनी क्वांटिटी मिलती है बर्गर की, छोटा है, बड़ा है, ठीक है, और कितना बड़ा है, कितना वजन है उसका, तो आप क्वांटिटी भी उसकी चेक करते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप जो एनालिसिस करते हो। तो इस चैप्टर में हम जो है समोसे बर्गर का तो नहीं करने वाले एनालिसिस, हम जो है ड्रग का करेंगे। लेट सपोज हमें कोई अननोन ड्रग सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जो ड्रग जो है प्रेजेंट है, लेकिन पूरा इसमें ड्रग नहीं है, कुछ अदर भी चीज़ है, अदर भी मटेरियल है इसमें। तो हम जो कैसे पता लगाएंगे, इसका जो एनालिसिस है वो हम करेंगे और हम देखेंगे इसमें कि कितना % जो ड्रग इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, कि 90% है, 91%, 99%, कितने % इसमें जो ड्रग जो आपका प्योर जो ड्रग है वो उसमें प्रेजेंट है। तो बस इसी एनालिसिस को हम जो है इस चैप्टर में करने वाले हैं और इस पूरे सब्जेक्ट में हम जो है इसी तरह का एनालिसिस करेंगे कि कितनी क्वांटिटी, क्वालिटी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। तो और अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को
और देखते हैं इसमें कि क्या कुछ आपको पढ़ना है। तो जो सबसे पहली यूनिट है एस पी का जो पहला लेक्चर ये जो आप देख रहे हो, तो इसमें मैं आपको यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाऊंगा ताकि आपको जो है याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि आप एक बार चीज़ को समझ जाते हो तो आपको याद करने में भी आसानी रहती है। तो ये जो चैप्टर है और जितने भी इसमें अलग अलग जो यूनिट है हमारे सब्जेक्ट में, तो इसमें हम क्या एनालिसिस ही करेंगे ड्रग्स का। हर यूनिट में हम जो एनालिसिस के अलग अलग तरीके देखेंगे, और लेकिन आपको एक चीज़ इसमें सब में कॉमन मिलेगी, वो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो जो हम मेथड यूज करने वाले हैं एनालिसिस के लिए इस चैप्टर में और जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी में, ठीक है, उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी एक मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम इसी का यूज करके अलग अलग जो है एनालिसिस करेंगे ड्रग्स का अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो आपको ये जो वर्ड है इसे अच्छे तरीके से समझना है आपको कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो है स्पेक्ट्रो, दूसरा है स्कोपी, जिसमें स्पेक्ट्रो का मतलब है स्पेक्ट्रम और स्कोपी तो स्कोपी है ही, साथ में स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लाइट, ठीक है। यानी स्पेक्ट्रम का मतलब लाइट और स्कोपी का मतलब होता है टू डिटरमाइन, यानी लाइट से डिटरमाइन करना। यानी कोई भी अननोन सैंपल दिया है उसमें हम लाइट मारेंगे, ठीक है, और लाइट जो है उससे पास होगी और उससे हम जो एनालिसिस करेंगे कि इसमें कितना परसेंटेज ड्रग है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि लाइट से जो है हम डिटरमाइन कर लें कि ड्रग का जो है कितना परसेंट जो है प्रेजेंट है किसी अननोन सैंपल में, ठीक है। तो इसका जो मेथड है वो अलग अलग तरीके से बताएगा। ऐसे ही जनरली हम ऐसे लाइट मारने से जो पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन अलग अलग तरीके होते हैं उससे हम जो है पता लगाएंगे। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें जो इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो स्पेक्ट्र का मतलब हो गया लाइट और स्कोपी का मतलब हो गया टू डिटरमाइन, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरह की टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी अननोन सैंपल जो दिया हुआ है हमारा ड्रग का, ठीक है, तो उसका हम जो है क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस करेंगे कि कितनी क्वांटिटी उसमें ड्रग की प्रेजेंट है, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से जो है हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करेंगे किसी भी अननोन सैंपल का, ठीक है, यानी उसका एनालिसिस करेंगे। तो ये होती है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो एक और बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरह की टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, लाइट का यूज करते हैं। और लाइट का हम यूज क्यों करते हैं, एनालाइज करने के लिए किसी भी अननोन सैंपल में जो ड्रग का कितना परसेंटेज है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है किसी ड्रग की किसी अननोन सैंपल में, तो उस चीज़ का एनालिसिस करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, ठीक है, वो होती है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपके समझ में आ गया होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपको मतलब भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक और चीज़ देखते हैं कि जैसे ये अननोन सैंपल दिया है तो हम इस पर टॉर्च से जो है लाइट मारेंगे, तो लाइट इस तरह से जाएगी और फिर इसमें से पास होकर बाहर निकल जाएगी। तो इस चीज़ से हम जो एनालिसिस करेंगे किसी भी ड्रग का इस तरीके से। तो चलिए इस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे कि किस तरह से हम जो है डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं कि लाइट क्या होती है, ठीक है। अब लाइट तो आपको जनरली पता है कि बल्ब जलाया लाइट जल गई, ठीक है, लेकिन इसे अच्छे तरीके से समझते हैं कि एक्चुअल में लाइट होती क्या है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आप जो है लाइट के बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हो, ठीक है, और इसी के ऊपर अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने होंगे। तो लाइट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो लाइट क्या होती है, एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक रेडिएशन और मैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, दोनों तरह की जो रेडिएशन है वो लाइट में हमारी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि इट कंटेन पैकेट्स ऑफ फोटोन्स, ठीक है। पैकेट्स ऑफ फोटोन क्या होते हैं, फोटोन होते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो लाइट में क्या है, बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं और फोटॉन्स होते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे जिन्हें हम फोटॉन्स बोलते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरह की रेडिएशन जो है लाइट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि लाइट की एक वेव की हम बात करें तो वो किस तरह से जो है ट्रैवल करती है, यानी इलेक्ट्रिक रेडिएशन किस तरह से ट्रैवल करती है और मैग्नेटिक रेडिएशन किस तरह से जो है ट्रैवल करती है। तो इस तरह से आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। लेट सपोज ये एक लाइट वेव है बीच में, और आप जो ये रेड कलर में देख रहे हो इलेक्ट्रिक रेडिएशन है जो कि इस तरह से चलती है ऊपर नीचे, ठीक है। और जो मैग्नेटिक रेडिएशन है वो किस तरह से चल रही है अभी आपके यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से चलती है। ओके, तो मुझे अभी इमरजेंसी में कुछ मिला नहीं, लेकिन मैं इसी के थ्रू आपको समझा देता हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक जो रेडिएशन होती है वो किस तरह से चलती है। सपोज ये बीच में आपको जो लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, ये वो वाली लाइन है इस तरह से। अब इस पे जो इलेक्ट्रिक रेडिएशन है वो किस तरह से चलेगी, वो ऊपर से नीचे की तरफ चलेगी, ठीक है, यानी इस तरह से चलेगी, पहले ऊपर फिर नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, इस तरह से जो है चलेगी। और जो मैग्नेटिक रेडिएशन है वो किस तरह से चलेगी, वो ऐसे चलेगी, ऐसे गई इस तरह से, है ना, ये आपकी
जो इलेक्ट्रिक रेडिएशन है वो आपकी वर्टिकली चलेगी यानी ऊपर से नीचे, और जो मैग्नेटिक रेडिएशन है वो आपकी हॉरिजॉन्टल चलेगी, इस तरह से चलेगी, है ना। तो अब आपको आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे किस तरह से दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे जो दोनों जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशन, वो इस तरह से ट्रैवल करती हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए। तो ये हमारा लाइट का कॉन्सेप्ट हो गया। तो आपको कुछ चीज़ें बस आपको याद रखने वाली ये है कि लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिसमें दो तरह की रेडिएशन प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, है ना। और ये जो है फोटॉन्स, जो पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स को कंटेन करती है। और पैकेट ऑफ फोटॉन्स क्या होते हैं कि एक तरह की एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ठीक है। और ट्रैवल इस तरह से करती है कि जो इलेक्ट्रिक रेडिएशन होती है वो वर्टिकली जो है ट्रैवल करती है, और जो मैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो हॉरिजॉन्टली जो है ट्रैवल करती है। ये हो गई लाइट की कुछ बेसिक सी चीज़ें। अब एक और चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि लाइट में दो तरह की चीज़ें आपको बहुत ही जो है याद रखने वाली हैं, और दो तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं जब भी आप लाइट के बारे में सुनते हैं। एक होती है फ्रीक्वेंसी और एक होती है वेवलेंथ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, इन दोनों चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे इस चैप्टर में इन्हीं दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो ये एक वेव है, जो इलेक्ट्रिक वेव आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये एक वेव हो गई हमारी, और इस तरह से जो है ट्रैवल कर रही है हमारी इलेक्ट्रिक जो रेडिएशन है, इस तरह से ट्रैवल कर रही है। अब यहाँ से आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ से, और जो दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, ये एक साइकिल पूरी होगी। पहले इस तरह से ऊपर गई, फिर नीचे गई, और फिर से जो है यहाँ पे आई। तो ये इसकी एक साइकिल पूरी होगी, यानी इलेक्ट्रिक रेडिएशन की एक साइकिल यहाँ पे आके पूरी होगी। अब यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, यानी एक साइकिल जो कंप्लीट की है उसमें जो टाइम इसे लगा है, ठीक है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। यानी एक साइकिल को पूरी करने में जितना टाइम उसे लगा उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब इसे हम डिनोट करते हैं वी से या फिर न्यू से। तो ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि एक साइकिल यहाँ से लेके पहले ऊपर गई फिर नीचे गई, ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम उसे लगा एक साइकिल पूरी करने में उसी को हम जो लाइट की फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने थोड़ी सी चीज़ समझ ली। अब आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि आपको ये तीन छोटे छोटे ग्राफ्स दिख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि एक जो साइकिल है ये थोड़ी सी आपको बड़ी दिख रही है इस तरह से, फिर जो दूसरी साइकिल है ये आपको थोड़ी शॉर्ट दिख रही है, और जो तीसरी साइकिल है ये और भी ज़्यादा आपको छोटी दिख रही है, ठीक है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है और इनका क्या मतलब है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर लो है, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी लो है उसमें एनर्जी कम है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, एक साइकिल को पूरा होने में ज़्यादा टाइम लेगी। यानी लो फ्रीक्वेंसी होगी तो एक साइकिल कंप्लीट होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से जो है इसका ग्राफ बनेगा, इस तरह से जो है इसकी रेडिएशन की जो है वेव बनेगी। अगर थोड़ी सी उससे ज़्यादा हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो टाइम जो है कम लगेगा एक साइकिल पूरे होने में, ठीक है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी को और भी ज़्यादा हाई कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी बना देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, टाइम और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या होगा कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ही टाइम एक साइकिल पूरी होने में लगेगा, और जितनी लो फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही जो है टाइम ज़्यादा लगेगा एक साइकिल को कंप्लीट होने में, ठीक है। तो ये हो गए हमारी बेसिक से कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में। और फ्रीक्वेंसी को हम जो है डिनोट कैसे करते हैं, वी से या फिर न्यू से। तो यहाँ का फ्रीक्वेंसी का वाला कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो गया होगा कि एक साइकिल पूरी होने में जो भी टाइम लगता है या एक साइकिल पूरी होती है उसी को हम जो है फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। दूसरी चीज़ है हमारी वेवलेंथ, ठीक है, कि क्या होती है वेवलेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक जो लाइट वेव आपको दिख रही है ये इस तरह से गई, नीचे गई, फिर से ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई। तो आपको ये जो दो पीक दिख रही हैं, यानी दो आपको जो है चोटी जैसी दिख रही है, एक और दो, ठीक है। तो जो दो पीक है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी वेवलेंथ। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स ऑफ अ लाइट वेव इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ठीक है, इसे हम लैम्डा बोलते हैं। वेवलेंथ को हम जो है लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसी को हम जो है वेवलेंथ बोलते हैं। यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स ऑफ अ लाइट वेव, यानी टू पीक्स ऑफ अ लाइट वेव, ये क्या हो गई, इसकी वेवलेंथ हो गई, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ कि जो भी लाइट है, ठीक है, अगर उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी हमें पता है, ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया कि किस तरह से जो है कम होगी, ठीक है। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है, तो हमारा जो दूसरा जो है पहाड़ बनेगा वो क्या है, थोड़ा दूर बनेगा।
तो क्या होगा, इसकी और इसकी जो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है कम ही होगी, क्योंकि वेवलेंथ यानी इसके और इसके बीच की डिस्टेंस जो है ज़्यादा होगी, तो वेवलेंथ होगी हमारी, और वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक साइकिल को पूरा होने में जो है टाइम ज़्यादा लगेगा। और नेक्स्ट हम बात करें तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। जैसे आप इस वाले जो चार्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी वो बहुत ही कम होगी, इसमें बहुत ही जो बीच का जो गैप है दोनों पीक्स के बीच का वो बहुत ही कम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दोनों कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। तो एक तरह से हम इसका जो फॉर्मूला हम बताएं तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, ठीक है, यानी v और न्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना और मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ये लाइट से रिलेटेड है तो आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो आपने जो विबग्यो तो देखा ही होगा, जो इंद्रधनुष जो बारिश में बनता है वो आपने देखा होगा, उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। तो उसमें हमारे कुछ 7 कलर रहते हैं। एक रहता है वॉयलेट, ठीक है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कलर्स रहते हैं उसमें। तो उसमें हम कुछ फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। जो हमारी जो वॉयलेट कलर रहता है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है, लेकिन उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, ठीक है। यानी वॉयलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है और जो वेवलेंथ होती है वो उसकी लो होती है, ठीक है। तो हमें पता ही है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम ही होगी। इसी तरह से हम बात करें रेड की, जो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो रेड की क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो रेड कलर है वो बहुत दूर से ही दिख जाता है, ट्रेन व्रेन के पीछे, या फिर जो झंडे जो लहरा के जो ट्रेन को रोकते हैं, ठीक है, लाल झंडी लहराते हैं, तो वो ट्रेन को दूर से ही दिख जाती है जो ड्राइवर होता है उसे, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। तो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से क्या रेड कलर हमें दूर से ही दिख जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट था जो आप देखते हो जनरल लाइफ में, लेकिन आपको पता नहीं होगा, लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जो वॉयलेट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी तो हाई होती है, लेकिन जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। इसलिए क्या वॉयलेट कलर जो हमें दूर से ही विजिबल नहीं होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है कम होती है। अब एक और चीज़ हम देखते हैं कि जब हम खाना पकाते हैं, लेट्स सपोज हम चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो चूल्हे का जो कलर होता है वो कैसा होता है, जो आग जलती है वो रेड कलर की होती है, ठीक है। तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो जिस चीज़ की फ्रीक्वेंसी का मतलब है उसकी जो एनर्जी है वो कम होगी। तो जो आग का जो कलर होता है वो रेड होता है, रेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एनर्जी होती है एक तरह से, ठीक है। तो खाना जो है देर में बनेगा। अगर हम बात करें ब्लू की, ठीक है, तो ब्लू की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा रहती है, यानी एनर्जी उसकी हाई रहती है, इसलिए जो है खाना जल्दी बन जाता है। तो इसका एग्जांपल हमारी गैस होती है, जो गैस चूल्हे हम घर में यूज करते हैं उसकी लाइट जो है ब्लू होती है, ठीक है। इसलिए गैस पे क्या है जल्दी खाना बन जाता है, और चूल्हे पे जो है देर में खाना बनता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का ही जो मैटर है, इसलिए जो है अलग अलग टाइम लगता है। और ये जो पेज है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए था, करने के लिए था, इसका कोई भी एग्जाम वगैरह में आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब लाइट के बारे में काफ़ी कुछ आप जान चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन बेसिक आप पहले ही जान चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की किस तरह से जो है किस प्रिंसिपल पे जो है काम करता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारे 2 प्रिंसिपल्स पे काम करता है, एक है हमारा एब्जॉर्प्शन और दूसरा है हमारा एमिशन, ठीक है। दोनों को आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, कि ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है और एमिशन क्या होता है। तो अगर हमें कोई अननोन सैंपल दिया है, ठीक है, जैसे ये हमारा कोई अननोन सैंपल है, इसमें जो है ड्रग हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब हम टॉर्च की इस पर लाइट लगाते हैं, कोई भी हम जो लाइट इसके ऊपर मारते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या है लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उसके बाद जो है लाइट इसके थ्रू होकर बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको इसे बता दिया है यूँ ही। तो यहाँ पे हमारी 2 चीज़ें काम करती हैं, एक होता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब दोनों में क्या अंतर होता है, क्या होती हैं दोनों, तो दोनों चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये दोनों तरह के जो प्रिंसिपल काम करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि व्हेन मॉलिक्यूल्स आर गोज फ्रॉम ग्राउंड स्टेज टू एक्साइटेड स्टेज, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ड्रग के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे किसी भी अननोन सैंपल में। अभी ये क्या है, ये ग्राउंड स्टेज पे है, ठीक है, यानी ये तले में बैठे हुए हैं, यानी ये ग्राउंड स्टेज पे है।
जब हम टॉर्च की लाइट मारेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, कुछ लाइट इनके अंदर से होके जाएगी, तो ये क्या करेंगे, कुछ लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। और जब ये लाइट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है, ये यानी ये एक्साइट हो जाएंगे और ये थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोई भी इंसान है वो थोड़ा सुस्त बैठा है, थोड़ा सा परेशान है, ठीक है, और आराम से वो तसल्ली से शांति से बैठा हुआ है, ठीक है, और आप आके क्या करो, उसे गाली देने लगो, उसे उंगली करने लगो या कुछ भी आप उसे चिढ़ाने लगो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो जो पर्सन है वो जो बिल्कुल सुस्त बैठा था, ठीक है, तो वो क्या आएगा, एकदम से वो नाराज़ हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा और आपको जो है आपके जो पीछे भागेगा, आपको मारने की कोशिश करेगा। तो वो क्या हुआ, पहले वो सुस्त था, अब वो जो है एक्साइटेड स्टेट में आ गया है, ठीक है। तो क्या होगा, यही हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, यानी जो ग्राउंड स्टेट से जो है एक्साइटेड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स है वो पहुंच जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने आपको मेंशन यहाँ पे कर दिए कि अभी ये ग्राउंड स्टेज पे है मॉलिक्यूल्स, जब लाइट मारेंगे तो ये क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेज में आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जो जिससे आपने परेशान किया है, जो सुस्त लड़का था, अब ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा आपके पीछे ही भागता रहेगा, कुछ टाइम बाद क्या है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो वापस से जो है ग्राउंड स्टेज पे आ जाएगा, यानी वापस से जाके थक हार के बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये जब एक्साइटेड स्टेट में गए थे तो कुछ टाइम बाद ये अपनी एनर्जी खो देंगे और वापस से जो है ग्राउंड स्टेज में आ जाएंगे। तो ये होगी हमारी एमिशन स्टेज, ठीक है, यानी एमिशन हमारा स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था कि ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे थे मॉलिक्यूल्स, और एमिशन में क्या हो रहा है कि जो एक्साइटेड स्टेट है उससे जो है ग्राउंड स्टेज पे वापस से आ रहे हैं, यानी अपनी एनर्जी को जो है लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें होगी हमारी। तो इसी तरह से ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और जो एमिशन स्पेक्ट्रम है, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम केवल एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे, और जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो हम जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो दूसरी यूनिट में है, ठीक है, तो उसमें जो हम एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में जो है यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे। तो एब्जॉर्प्शन को हम पढ़ेंगे UV विजिबल में, ठीक है, और एमिशन को हम पढ़ेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो दो प्रिंसिपल पे काम करती है हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से जो है काम करती है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि UV स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, और एमिशन स्पेक्ट्रम इज बेस्ड ऑन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम जो है, इस यूनिट में हम जो है केवल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो एक और चीज़ समझते हैं कि लेट सपोज कि यहाँ पे कोई अननोन सैंपल दिया हुआ है और जो हम लाइट इस पे डालेंगे तो लाइट जो इधर से जब इसमें से क्रॉस होके और दूसरी साइड निकलेगी, तो जो इधर से जो लाइट जा रही है उसे हम इंसिडेंट बोलते हैं, और जो दूसरी सब जो लाइट निकल रही है सैंपल के थ्रू होके उसे हम ट्रांसमिटेंस बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इधर से जो हमने लाइट जो मारी है उसे हम E1 मान लेते हैं, ठीक है, और इधर से जो लाइट निकली है उसे हम E0 मान लेते हैं, यानी E0 मान लेते हैं, ठीक है। तो इधर से जो लाइट गई, जब लाइट अंदर गई तो जो पार्टिकल्स या जो ड्रग के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने क्या किया, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, और जो लाइट बाहर निकली, ठीक है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थोड़ी सी कम होगी। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि लेट सपोज अभी इसमें पार्टिकल्स हम और भी ज़्यादा इसमें पार्टिकल्स बढ़ा देते हैं, ठीक है, और जितने ज़्यादा इसमें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होंगे वो उतनी ही ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी हमने लाइट अंदर भेजी और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो जो बाहर जो लाइट निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा कम होगी, ठीक है। और लेट सपोज हम इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम कर देते हैं, एक दो ही हम छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन कम होगा, ठीक है, और लाइट बाहर ज़्यादा निकलेगी, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज़्यादा होगा लाइट का, और कंसंट्रेशन अगर कम होगा मॉलिक्यूल्स का तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, हमारा कम होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो एब्जॉर्प्शन एक तरह से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, यानी जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और जितना कम कंसंट्रेशन उतना कम एब्जॉर्प्शन। तो ये दोनों चीज़ें जो आपने समझ ली हैं यहाँ पे, बस यही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है एब्जॉर्प्शन का, कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है, कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, और जितना कम कंसंट्रेशन उतना कम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो E1 हमारा, और E1 माइनस E0 क्या हो गया, हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। तो ये उसका छोटा सा फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है।
और आगे जब हम अलग अलग वो पढ़ेंगे, थ्योरीज वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है यूज की जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने आपके कॉन्सेप्ट तो आपके सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं। बस इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें समझाने की कोशिश की है। बाकी इसका जो सिलेबस का जो कंटेंट है वो धीरे धीरे कवर होगा और उसमें सार थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा होंगी, तो उन्हें भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर कर दी हैं ताकि आगे आप जो चीज़ें पढ़ोगे उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और ये हमारा थियोरेटिकल पोर्शन है कि जो प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन वाला, तो उसकी ये यहाँ पे थ्योरी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो इसे मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको समझाई है अलग अलग, ठीक है, वही चीज़ें जो थियोरेटिकल रूप में लिखी है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आप जो है किस तरह से आप लिख दोगे। तो थ्योरी आप पढ़ लेना, नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगा और आपको कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बता देना मुझे, ठीक है। कमेंट करके आप जो है रिव्यू ज़रूर करना कि आपको जो है कैसा लगा और इसमें कुछ इम्प्रूव कमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से इसे चलने दें। तो आप जो कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ठीक है, और कुछ आपको समझ में आया, कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप जो है कमेंट करके बता दें, तो उसे मैं जो इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आप तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।